बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अंसारी। सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि आप अपने घर में अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना रहे होंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब। डॉक्टर साहब से आज हम सेहत के बहुत सारे मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी और पूरी कौम को ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया कि आपने अपनी आज ईद के दिन अपनी बहुत सी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला और आप स्टूडियो में हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब, आपने मुझे इन्वाइट किया। जी जी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में हम बहुत से मौज़ूआत पे बातचीत करते हैं, लेकिन उसको हम इंतहाई सादा अल्फाज में बात करते हैं। हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते ताकि आप जो सुनने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी बातें जो हैं वो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सकें। तो डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे दिल की और दिल वालों की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात का हम आगाज़ करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की अमूमी वजूहात क्या होती हैं? डॉक्टर साहब, आप जो मैं खुद भी इस फील्ड में हैं, 90% तक ब्लड प्रेशर की वजह हमें कोई नज़र नहीं आती। जी जी। पूरी तरह से पेशेंट को चेकअप कर लिया जाए, सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, फिर भी 90 से 95% तक कोई वजह हमें नज़र नहीं आती। बड़ी थोड़ी सी हैं, आप 5 to 10% कह लीजिए, जिनमें हमें कुछ न कुछ वजूहत मिल जाती हैं। जनरली हमारे यहाँ जो सोसाइटी में देखा गया है, फैमिली टेंडेंसी भी है, जी जी, ओवरवेट भी है, ईटिंग हैबिट्स भी हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज का ना होना भी, जी जी, ये सारे स्ट्रेस भी, ये फैक्टर भी बहुत सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ब्लड प्रेशर जिन मरीज़ों को होता है वो अक्सर साथ शुगर के आर्जे में भी मुब्तला होते हैं। तो शुगर और ब्लड प्रेशर अगर मरीज़ को हो जाए तो उसमें सुनने में आम यह आया है कि उन्हें दिल का आर्जा लाक होने के इम्कानात आम मरीज़ों से ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर साहब, उनमें जिनको ब्लड प्रेशर होगा उनमें शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जिनको शुगर है उनको ब्लड प्रेशर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब ये दोनों मिल जाएंगी तो ये मुसीबत अकेले नहीं आती, अपने साथ और बहुत सारी मुसीबतें भी लेके आती है, जिनमें सबसे एक बड़ी मुसीबत मैं कहूँगा दिल की बीमारियाँ हैं, नज़र का ख़राब होना और गुर्दों का फेल होना, और फालिज का होना, और ये पाँव की उंगलियों का ना ख़राब होना, और जिसको हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक आम जो आदमी है उसको इन बीमारियों से बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर उसके लिए करना ज़रूरी है? मेरा अपना ख्याल है कि सबसे पहले तो जो भी पेशेंट नहीं है यंग, उसको अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन लाजमी करनी चाहिए। उसमें ये उसको अपने आप को ईजी रखना चाहिए, अपनी वॉक करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, ताज़ा फल और सब्जियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, और जितना मुमकिन रखे स्ट्रेस अवॉइड कर सके, और वेट भी कंट्रोल रखे। अगर ये चीज़ें करें तो आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जो बसियारखोरी है, ज़्यादा खाने की आदत जिन लोगों को होती है, उनमें आप क्या समझते हैं कि उनमें ये आर्जा लाक होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं? जी डॉक्टर साहब, उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी जो बंदा खाता ही जाएगा उसका वेट बढ़ेगा, उसके अंदर उसके आप कह लें डिसलिपिडमिया, मैं कहूँगा खाली एक कोलेस्ट्रोल नहीं, कोलेस्ट्रोल की और बहुत सारी किस्में भी बढ़ जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी और शुगर भी बढ़ जाएगी, उसका जिस्म बढ़ जाएगा, उसकी बॉडी उसकी इंसुलिन नहीं पैदा कर सकेगी, या ऐसी इंसुलिन नहीं होगी जो उसकी शुगर को यूटिलाइज कर सके, एक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, तो बीमारियाँ तो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जी जी। डॉक्टर साहब, ये भी हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को आप बताएं कि वो लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है उनको क्या एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी होती हैं? डॉक्टर साहब देखिए, पुराने ज़माने में हकीम भी कहते थे परहेज़ इलाज से बेहतर है। जी जी। अभी भी मैं स्टिल कहूँगा, अगर हम परहेज़ करें, ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मसलन
मीट, पर्टिकुलरली बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, और उसके अलावा घी, ऑयल, ये कोशिश करें कम लें। और वॉक ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर भी तो चीज़ें बनी, और वॉक करें और अपने वेट को कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब बताएंगे जो दिल का अर्जा होता है उसकी औसत क्या है, कि क्या वो ख़वातीन में ज़्यादा होता है या मर्द हजरात में ज़्यादा होता है? डॉक्टर साहब तकरीबन ये है कि जो जिसका मीनोपाज की एज, जिसमें मैंने जाने से पहले, उसमें ख़वातीन में कम होता है। जैसे ही वो मीनोपाज एज पॉइंट में पहुँच गए, फिर इंसिडेंस ऑलमोस्ट बराबर चला जाता है, फिर कम नहीं रहता है। फिर कम नहीं रहता। थोड़ा सा हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम दोबारा डॉक्टर साहब से इसी तरह के हल्के फुल्के मौज़ूआत पर हम डॉक्टर साहब से दोबारा बात करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं डॉक्टर ऑनलाइन के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ मेहमान हैं आज़ाद कश्मीर के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब। डॉक्टर साहब से हल्की फुल्की बातचीत हमारी जारी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी KIC आज़ाद कश्मीर में पहला बाकायदा जो है दिल के मरीज़ों का एक जो है हॉस्पिटल कायम हुआ। हाजी मोहम्मद सलीम साहब जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो उसके फाउंडर है, उन्होंने बनाया और उसको चलाने में आपका बड़ा की रोल रहा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो मरीज़ों की मुतल्लिका ज़रूरियात को पूरा कर रहा है? सबसे पहले तो मैं हाजी मोहम्मद सलीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में अगर जिक्र ना करूँ तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। डॉक्टर साहब, मेरा अपना ख्याल है कि सदियों में किसी इलाके में कोई कुतुब और कोई अब्दाल पैदा होता है, और हाजी साहब को मैंने बहुत क्लोज से देखा है, वो अपने ज़माने के कुतुब अब्दाल थे। उन्होंने इस इलाके की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़ाती जेब से बगैर किसी लालच के, जो कि मैं गवाह हूँ, कसीर रकम खर्च की और उसका फ़ायदा लोगों को पहुँचना शुरू हुआ। ना सिर्फ DNB पर, बल्कि चूँकि मैं खुद वहाँ रहा हूँ, गुजरात, खारियाँ, बिम्बर, जेलम, दीना, सायामीर, ये सारे पेशेंट कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी कहने में फ़ख्र है, बहुत कम लागत में बहुत अच्छा इलाज उनका हो जाता है। जी जी। देखिए, उनको 10 रुपये एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है, उसमें उनको नाश्ता भी मिलता है, 2 वक्त अच्छा खाना मिलता है, और तकरीबन 70 से 80% दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं। जी जी, माशाअल्लाह। और अच्छी सफाई, मयारी सफाई के साथ बेड भी मिलता है, और नर्सिंग केयर भी अच्छी, डॉक्टर भी बहुत अच्छे। और ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आजकल के दौर में चैरिटी हॉस्पिटल में बहुत कम है। जी, ऐसे ही है जैसे कि आपने हाजी मोहम्मद सलीम साहब का जिक्र किया, और मैं समझता हूँ कि इस मौके पे अगर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस अख्तर साहब का जिक्र भी ना किया जाए तो वो भी ज़्यादती होगी, क्योंकि उसको बनाने में डॉक्टर साहब का भी बड़ा की रोल रहा। डॉक्टर कुद्दूस, मैं चूँकि मेरे सीनियर कोलीग, उनके जो मैं समझ उन्हें वो बड़े मोटिवेटेड थे। कुद्दूस साहब के एक जो बहुत बड़ी खूबी थी, इंसेंटिव ले जाते थे, इरादा करते थे, कर जाते थे। हम लोग 10 दफ़ा सोचते थे, कुद्दूस साहब कहते बस नहीं, गो अहेड। उनका भी इसके बनाने में, पहले ईंट खाने में बहुत जिक्र है। एक और शख्स का अगर मैं जिक्र ना करूँ वो भी ज़्यादती होगी, वो सरदार खुर्शीद साहब है। जी जी, कमिश्नर। अगर सरदार कमिश्नर, उस वक्त के कमिश्नर सरदार खुर्शीद साहब ना होते, कश्मीर इंस्टीट्यूट वाली जगह भी
हॉस्पिटल की नहीं मिलनी थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इसकी फाइलें, अलॉटमेंट की प्लाट्स बने हुए देखे। फिर उसके बाद एक और शख्स का मैं जिक्र करूँगा, और वो भी ना होता तो शायद इसकी आधी ज़मीन और चली गई होती। वो जस्टिस चीफ जस्टिस यूनुस रखी साहब थे, जी जी, जिन्होंने मुझे बुला के कहा कि एमडी के ऊपर तक ना खारदार तारे लगाओ और पोल लगाओ, ये कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, स्टे हुआ पड़ा है, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, आप लगाओ। और हमने रातों रात लगाई, उन्होंने एमडी ने ये स्टेट लाइफ और पीआई को अलर्ट कर दी थी। इसलिए आपने देखा होगा एमडीए के दफ्तर के ऊपर मेन रोड तक खारदार तारे और पोल लगे हुए हमारा कब्जा है। जी जी, ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, अब आप चूँकि रिटायर्ड हो चुके हैं, और आप क्या समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो है केआईसी में अभी भी आपकी ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप? रिटायरमेंट के बाद भी मेरी जो मुझसे हो सकता है, मेरे चूँकि सारे अजीज़ हैं, दोस्त हैं, डॉक्टर सईद मेरे अजीज़ हैं, यूसुफ मेरे कोलीग हैं, बड़े पुराना मसला लग रहा, दूसरे नसार साहब हैं, डॉक्टर अमजद थे, बड़े ये मेरे चूँकि अपने दोस्त के हाथों में लगाए हुए पौधे हैं, तो अभी भी आलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। आज भी इधर आने से पहले डॉक्टर सईद से यही बात हो रही थी कि हम किसी तरह अपने जो टारगेट है कॉर्निया एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का पूरा कर सकें। ये तो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन लगी रहती है। और डॉक्टर साहब आपको ये बताऊं, मैं रिटायरमेंट तो मैंने ले ली कि इसी के साथ मेरी अब दर्दियाँ वो ख़त्म हो नहीं सकती हैं। जी जी, ऐसे ही है। यूँ समझिएगा मैं शायद मैं मर जाऊँ, फिर भी मेरी किसी न किसी तरह से मेरी औलाद इसके इसी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये इस पौधे को मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अबियारी की, इस पौधे को हमने काफ़ी हद तक जवान करने की कोशिश की, और ये सदका जारिया है, इसके साथ हमदर्दी हमेशा रहेगी। 2 हफ्ते पहले हमने यहाँ बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम करवाया, इस्लामाबाद से डॉक्टर आए, या उन्होंने हमारे अफसर को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम पूरा 1 डे हमने किया, पूरा उनको ट्रेन किया। ये हमारा जो है ना ये सिलसिला जारी रहता है, ख़त्म नहीं होता है। जी जी, अच्छी बात। इंशाल्लाह ये इन फ्यूचर भी जारी रहेगा। हम नियर फ्यूचर में 2 वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, एक एडवांस लाइफ कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा हम ईसीजी वर्कशॉप करवा रहे हैं। ईसीजी वर्कशॉप जो है एमओ लेवल पे होगी, जिसमें हम पिंडी से हमारे 3 इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, वो ईसीजी के प्रोफेसर, 3 प्रोफेसर आ रहे हैं जी। इंशाल्लाह वो भी हम करवा रहे हैं। वो में लिमिटेड नंबर होता है 45 के करीब, वो भी हम करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारा फाइनल हो चुका है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे देखने वालों को आप ये बताइए कि एंजियोप्लास्टी का थोड़ा सा मरीज़ों के ऊपर एक खौफ सा होता है, कुछ लोग एंजियोप्लास्टी कराने से ज़रा सा घबराते हैं, तो हमारे कुछ लोगों को अवेयर करें, देखने वालों को, कि एंजियोप्लास्टी ज़रूरी है, चूँकि उसके बाद कोई फर्दर प्रोसीजर तभी हो नहीं सकता जब तक एंजियोप्लास्टी ना हो। वो मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, पहले तो लोग ग्राइंड यहाँ से करते जी जी, अब तो और इजी हो गया, यहाँ से करते हैं। जी जी जी। ये ऐसे ही है जैसे किसी को आपने कैनुला डाल दिया। जी जी, ऐसे ही है। कैनुला डाल दिया, उस कैनुले के अंदर से ही वायर डाल दिया उन्होंने। वायर डाल के वो अगर उन्होंने एंजियोग्राफी कर दी तो कॉर्निया एंजियोग्राफी में जी जी क्लिक करके डाई इंजेक्ट करके, जब तक वो करेगी उनको पता नहीं चलेगा आपकी कौन सी आर्टरी या कितनी आर्टरियाँ कितने % बंद है। जी जी, ऐसे ही है। ये अब तो सेफ प्रोसीजर है हमारे यहाँ। अब तो इतना सेफ हो गया कि ऑलमोस्ट अल्लाह के 0.5% से लेस कॉम्प्लिकेशन है। अब तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। अब तो डे प्रोसीजर AFIC में तो मेरे कोलीग पेशेंट को उसी दिन करते हैं, रात को 11 बजे घर भेज देते, 12 बजे, अब तो उठा के भेज देते हैं। जी जी, हमारे तो अगर ये हो तो ये तो डे प्रोसीजर है, अब तो इतना मुश्किल रहा नहीं है। हाँ, जहाँ तक कास्ट का है, मेरी भी ख्वाहिश है, हम अगर हमारे यहाँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का कोई सिलसिला बन गया तो एक कास्ट बहुत कम हो सकती है, इसलिए कि आप कैथेटर बहुत सारे ऐसे मुल्क है जो जहाँ से आप चीप मंगवा सकते हैं। अभी तो जो कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये ना, ये अच्छे ड्रग कोटेड कैथेटर में कंपनी की इजारादारी होती है, वो प्राइस अपनी मर्जी से करती है। वो भी एक हो सकता है, आप डायरेक्ट जिस तरह PIC लाहौर वाले करते हैं, आप डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं। जी जी, परमिशन मिल जाएगी। दूसरा कि रिसेंटली मैंने मुझे खुशी हुई, मैंने पढ़ा भी और
हमारा जो अदारा है नास्ट, इन्होंने अपना कैसेट डेवलप कर लिया है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये इतना चीप पड़ेगा कि फ्यू थाउजेंड की बात होगी। अपना कैसेट डेवलप कर लिया इन्होंने, जो स्टंट डेवलप कर दिया। अब जो उसका डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ये बहुत चीप हो जाएगा। जैसे चाइना में चीप है, इंडिया में भी 40,000 स्टंट बढ़ जाते हैं, हमारे यहाँ तो 2,10,000 से कम नहीं। लेकिन ये कि डिलीवरी सिस्टम बन गया, तो मेरा ख्याल है हम लोग, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जिस स्पीड से हमारे यहाँ एडवांसमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, हमें वो नज़र नहीं आती। हम किसी से पीछे नहीं है, किसी से किसी तरह पीछे नहीं, बड़ी तेज़ी से लोग जा रहे हैं। डॉक्टर हमारे मतलब दुनिया के किसी कोने में आप जाएं, आपको पाकिस्तानी डॉक्टर मिलेंगे। पाकिस्तान, ये अमेरिका हालांकि हमें कम मौके देता है, उसके बावजूद दुनिया के किसी भी कोने में जो बेस्ट लोग हैं पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। जी ऐसे ही। यूके में आप चल जाएं, वहाँ बैठे हुए हैं। स्वीडन में चल जाएं, नॉर्वे में चल जाएं, जर्मनी में आप जाएं, आप यूएई में जाएं, फ्रांस में जाएं, आप पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके अंदर जज्बा भी है, वो अपने मुल्क में आना भी चाहते हो, फ्री आप कास्ट सर्विस देना चाहते हैं। जी ऐसे ही। मैं बहुत सारे ऐसे यूके के डॉक्टर को जानता हूँ जो हर साल 2 माह बगैर किसी लालच के मीरपुर में आगे काम करना चाहते हैं। जी ऐसे ही। अब ये मैं इसी बता दूँ, चकसवारी छोटा सा इलाका है, चकसवारी में के बहुत सारे डॉक्टर को जानता हूँ। डॉक्टर गफ्फार, डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर गफ्फार तो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी का मास्टर है। डॉक्टर जो शाहनवाज है, कार्डियक सर्जन है। ये बड़े बड़े प्रोफेसर है, वहाँ बड़ा नाम है इन लोगों का। कोडली के डॉक्टर शकील क्रैशी है, आपने भी नाम सुना होगा। और डॉक्टर मीरपुर के जुल्फकार साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बड़ा नाम है इनका। ये लोग तो अपने वालिदैन को मिलने आते हैं, तब भी हमारे लिए काम करके जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मरीज़ के लिए क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं? तो सब जब सर्जरी होगी, हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होगे, फिर तो आपको 1.5-2 माह की एक तो उनकी हिदायत के मुताबिक अमल करना है, वॉक करनी है, अच्छी डाइट करनी है, और जो रेगुलर मेडिसिन है वो लेनी है। अदरवाइज तो ऐसा जितना बड़ा कोई खतरा नहीं रहता है, अल्लाह का शुक्र है। अब देखो कि लोग बड़े इजीली घूमते फिरते हैं। जी तो इतना मतलब डाइट की एहतियात तो करनी है और मेडिसिन लेनी है, ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। जी या हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन के साथ एक दफ़ा फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वक्फे के बाद। और आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे साथ आज मेहमान हैं हमारे मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो टीनेजर हैं उनके अंदर भी दिल की बहुत सी बीमारियाँ जो है वो देखी जा रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? डॉक्टर साहब जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो वही बोरूसिया फैमिली हिस्ट्री है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा मतलब कुछ बीमारी जैसे रोमैटिक फीवर है, उसके वजह से दिल के वाल्व खराब हो गए। जी वो भी है। तीसरा ये कि आजकल आपने देखो यंग जनरेशन हमारी ओवरवेट है। जी ऐसे ही। फास्ट फूड में इनका ना सत्यानाश कर मेजॉरिटी देखें बच्चे पहले हमारे ग्राउंड आबाद होते थे, अब डॉक्टर साहब ग्राउंड आबाद नहीं है, अब हमारे मोबाइल आबाद हैं। जी ऐसे ही। अब देख रहे हैं इसी शहर में मैं खुद हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ, वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, कबड्डी खेलते थे, स्विमिंग करने जाते, साइकिलिंग। अब देखें पूरे शहर में मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई एक आध मैंने ग्राउंड शायद देखा है कहाँ 2-4 बच्चे फुटबॉल खेलते, बाकी कहीं हॉकी वॉलीबॉल कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। जहाँ 2 बच्चे बैठे मोबाइल पकड़ा हुआ गेम खेले, और ये एक बहुत बड़ा और ख़राब ट्रेंड हो गया। डॉक्टर साहब वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों के हवाले से या बच्चों की जनरल हेल्थ के हवाले से, स्पेशली जो
बच्चे ऐसे हैं जो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, उनके हवाले से? उनके लिए मेरा तो एक तो उनसे यही अपील है कि अपने बच्चों को एक जंक फूड से बचाएं जितना भी हो सके। मतलब ये नहीं है मैं कहता 100% उनको लेकिन जितना मुमकिन हो सके जंक फूड से, फ्री ड्रिंक से, इनसे बचाएं। और बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज पे हर बच्चे को कम से कम 1 घंटा तो दिन में गेम खेले, ग्राउंड में खेले। वो हर वक्त मोबाइल पे ना चौथी बात डॉक्टर साहब ये है कि बच्चों से ये कहें कि जल्दी सोएं, सारी रात उस मोबाइल के चक्कर में ना रहें, सुबह 10-11 बजे तक उठने का चक्कर छोड़ दें। अब बच्चे अगर रात को 10 बजे पढ़ने के बाद सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ के नमाज पढ़ते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर घंटा पढ़ लेते हैं, फिर अपने स्कूल या कॉलेज में जाना है, और ये उनके लिए हेल्दी निशान है। बजाय कि बच्चे सारी रात जागते रहे, सुबह उठे आधे नींद में आधे जाग रहे हैं, वही फिर जंक फूड खा के या नाश्ता किया या नहीं किया, स्कूल या कॉलेज चले गए, वहाँ भी वही जंक फूड अवेलेबल है। और गेम्स बिल्कुल लाजमी 1 घंटा बच्चों को कराना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, ये भी ज़रा इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि अक्सर ये देखा गया है कि खौफ जो है, खौफ की वजह से भी कुछ बच्चों के अंदर मसाइल हैं। कुछ बच्चों को वालिदैन का खौफ है, कुछ को स्कूल्स का, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे पिछले समय हमने एक वाक़या देखा डडियाल में भी, किसी टीचर ने बच्चे को मारा और उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो बच्चा जो है वो दुनिया से चला गया। आप क्या समझते हैं कि ये जो बेजा खौफ है स्कूल्स के अंदर, ज़्यादा पढ़ाई का बर्डन का, क्या ये भी इस तरह के मसाइल पैदा इससे हो रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा ये है, हमारे यहाँ पेरेंट्स, टीचर और बच्चों की काउंसलिंग कोई नहीं है, उनकी मीटिंग कोई नहीं है। जी जी ठीक है ना। रेगुलर पेरेंट्स भी टीचर से मिलें, टीचर भी बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बताएं, बच्चों के साथ दोस्तों के साथ पेश आएँ, एक फ्रेंडली माहौल हो, वो हमारे यहाँ है नहीं है। मतलब मैं जो खुद गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर को अपनी पढ़ी होती है बेचारे को, वो आप इतनी बड़ी क्लास होती है, सबको टाइम नहीं दे सकता। प्राइवेट इदारों में ये हाल है। वो जो हम पेरेंट भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं कि हम कितनी दफ़ा जाते हैं अपने टीचर्स को मिलते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों के मसाइल सुनते हैं कि बच्चे क्यों दबे हुए हैं, बच्चे बेशुमार बच्चे डिप्रेशन इलनेस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसलिए कि ना पेरेंट्स का वो इतना शौक है, ना टीचर का, ना बच्चों को, हर अपनी अपनी लाइन में चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ज़रूरी एक मसला जो है वो ये है कि अक्सर जो दिल के मरीज़ हैं, डॉक्टर्स उनके जो होते हैं उनको मेडिसिन दे देते हैं कि ये मेडिसिन आप ज़रूर खाएं खून पतला करने की। जी जी। क्या आज हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को आप कोई बता सकते हैं कि खून पतला करने वाली की ग़िज़ाएँ कौन कौन सी होती हैं, ताकि लोग ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ज़्यादा करें और ऐसी ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करें, जैसे जिसमें बहुत सा ऑयल वगैरह है, इस तरह की चीज़ें? आपने बड़ा इसको मैं इस डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा तो अब खून पतला कर एक अब आम लोगों को समझाने के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं। बेसिकली जो लोग फ्रूट, वेजिटेबल्स, सलाद लेंगे, वाक करेंगे, समझेंगे वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। जो लोग फास्ट फूड लेंगे, मीट पे जाएंगे, रेड मीट छोटा मोटे ज़्यादा लेंगे, वो और ऑयल ज़्यादा लेते, वो यूँ समझेंगे हम उनको इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं कि खून पर गाढ़ा हो गया है। जी जी ऐसे। बेसिकली अब जो ऑयल हम यूज़ करते हैं मार्केट में आ रहे हैं, डॉक्टर साहब इनका भी नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं। बल्कि मैं तो बात को मुझसे लोग ये पूछें तो हम ऑयल कौन सा यूज़ करें, हम पहले देसी घी इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ अम्मा जी तुम ठीक कहते हो, 2 चमचे ने बजाय 1 अद्धा चमचा पाओ, वही ठीक है, आधा चमचा पाओ, 2 चमचे नहीं पाओ। डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे, मैं खुद भी इतवार को मैं देसी घी का पराठा खाता हूँ, अचार और चाय, मेरा ये शौक है। घी कम लगा होता है लेकिन मैं पराठा खाता हूँ, अचार और चाय, बजाय वो दूसरे तेल आप डालें, उनका पता ही नहीं है। अब तो बाल का टीवी प्रोग्राम देख के इतना डर लगता है, पता नहीं किस हड्डियों का बना हुआ है। मुझे तो कराची के प्रोग्राम देख के ना अब वो बात को इतना लगता है कि किसी मुर्दे की हड्डी को तो नहीं तेल बना नहीं ऐसे। इसका मतलब ये है सर कि आज आपकी सेहत का राज हमें पता चल गया कि आपकी सेहत का राज ये है कि आप देसी घी का पराठा खाते हैं। मैं हर इतवार को खाता हूँ।
तो क्या हमारे देखने वालों को आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि नहीं, मैं उनको कहता हूँ ले थोड़ा सा घी लगाएं, मतलब थोड़ा घी से बड़ा ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा लगा लें, मतलब घी ज्यादा लगाएं, मक्खन कम लगाएं, चौंधा चौंधा ना पराठा नहीं होना, थोड़ा सा आपको लगा लें ताकि आपको ये तासर मिल गई पराठा है। जी जी जी। तो उसे भी आप मैं लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे वालिद साहब भी लेते थे, मेरे भाई भी लेते हैं, बहुत सारे मेरे पास मेरे पेशेंट है 100 साल की उम्र है, वो लेते हैं अभी भी। मैं उनको कहता हूँ थोड़ा लें, आप लें, क्योंकि जो मार्केट में ऑयल और सारी चीज़ें अवेलेबल डॉक्टर साहब इनके बारे में सही बात है, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसे ही है। यहाँ हम थोड़ा सा एक लेते हैं वक्फा, और वक्फे के बाद हम दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन के साथ वक्फे के बाद हाज़िर हैं, और आपको जैसे कि इल्म है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब, और ईद के बहुत से खाने आज आपने अपने घरों में बनाए होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे ईद के खाने। और अभी हम कुछ बातें करेंगे ईद के दस्तरखान के हवाले से डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अक्सर घरों में ये देखा गया है, स्पेशली ये जो ईद है, ईद उल अज़हा जो आज मनाई जा रही है और पूरी दुनिया में, इसमें कुर्बानी का जो गोश्त है वो अक्सर लोग क्या करते हैं, कुर्बानी का गोश्त उसको फ्रीज़ कर लेते हैं और वो हासे दिनों तक खाते हैं। क्या कुर्बानी का जो गोश्त इतना अरसा फ्रीज़ होने के बाद उसको खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? डॉक्टर साहब आपने सही कहा, मेरा अपना ख्याल है ये बड़ी जो हम मुसलमान हैं सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते, हमें गोश्त खाना चाहिए, ज़रूर खाना, लेकिन म्याना रवि रखनी चाहिए। बाहर लोग फ्रीज कर देते हैं, कई महीने पड़ा रहता है, एक तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, दूसरा वो गोश्त आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा, अपनी नेचुरल सारी चीज़ें उसमें डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये लोगों को समझ नहीं आती कि आपने फ्रीज कर दिया, कीमा बना के उसके कबाब बना लिए, 6 महीने खा रहे, वो पर्टिकुलरली बीफ मोटा गोश्त ये तो बहुत रिच है फैट में, चर्बियों में। इसी मेरा ख्याल है लोगों को एहतियात करनी चाहिए, ज़्यादा अरसा नहीं रखना चाहिए। ईजीली आप खाएं म्याना रवि से, जो आप खा सकते आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो वो भी शुरू के दिन, बहुत ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहिए। जी जी। इस तरह छोटा गोश्त है, वो मोटे गोश्त की निस्बत कम, उससे चर्बी कम है, वो भी आप थोड़ा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा। बल्कि बेस्ट यह है कि आपने खाना ही अगर छोटा गोश्त, आप उसको बॉयल करें, उसकी चर्बी वहाँ निकल जाए, ऊपर थोड़ा सा उसको दूसरे को ना आप ले लें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक दफ़ा फिर से मुल्क में कांगो वायरस का शोर शराबा एक दफ़ा फिर से आ गया है। क्या ऐसी अफाजी तदबीर हैं जो घर में हम दुम्बे लाते हैं, बकरे लाते हैं, बच्चे उनसे प्यार करते हैं, तो उसमें क्या ये कांगो वायरस के ट्रांसमिशन का उसमें अंदेशा हो सकता है? डॉक्टर साहब अंदेशा तो हो सकता है। एक चीज़ मुझे बड़ी अनयूजुअल लगती है कि सारा साल पूरा साल कांगो का कोई जिक्र नहीं होता है। जी जी। जब ईद के दिन आते हैं कांगो का एक ना शोर आ जाता, कांगो आ गया, कांगो आ गया। मुझे समझ नहीं आती कांगो ईद के दिनों में क्यों आता है। ऐसे ही इसके लिए हमें सबसे पहले जो अफासी तदाबीर में से ये है कि जो हमारे व्यापारी हैं ना, उनको हमें गाइड करना चाहिए। जी। वो जानवर लाएँ, फिर जानवर के लिए अगर एक कोई पॉइंट हो वहाँ थोड़ा सा चेकअप ज़रूर होना चाहिए, जो हो नहीं रहा। जी जी। फिर उनको देख लेना चाहिए, आप जानवर के कान देख लें, कोई चिचड़ तो नहीं जी जी चिमटे हुए, कम अगर ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब जब आपने जानवर घर ले आए, फिर बच्चों से नहीं आप बचते, बच्चों ने उसको हाथ ज़रूर लगाना है। ऐसे ही बच्चों ने लगाना ही लगाना है, आप जो मर्जी करें डॉक्टर साहब, बच्चे तो नहीं छोड़ते हैं, बच्चे उसको अपने हाथ से खुराक भी देने की कोशिश करते हैं। तो इसके यही है कि आप प्रिवेंटिव मेजर
कर सकते हैं। हो गया तो फिर तो आपके पास कुछ है। जी जी। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा अहम मामला ये है कि ये ईद कुर्बान के बाद ये जो आलाइशों का एक मामला है कि वो दुरुस्त तरीके से तलफ़ नहीं की जाती, तो आप क्या समझते हैं जो लोग ये रोड्स पे फेंक देते हैं, इनसे क्या क्या बीमारियां लाक हो सकती हैं? आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आम मसले की सोच है। मैं पिछले साल भी मैं खुद भी बहुत इस मसले पर टची हूँ कि एक तो लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, सड़कों पर जगह जगह लाशें जानवरों की फेंकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कूड़े के ढेर पड़े होते हैं, वहाँ लिफाफे प्लास्टिक के, उन्हें पानी और दूसरी चीज़ें पड़ी होती हैं, आप लाशें भी फेंक देते हैं, उससे डॉक्टर साहब बेशुमार बीमारी फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। आपका टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ये मतलब इतनी बीमारियाँ जितनी आप कहते हैं, और फजात तफन होगी, आपको सांस की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके एक तो लोगों से पहली अपील है कि वो जगह जगह ना फेंकें, प्लास्टिक के बड़े बैग ले लें, उसमें डाल लें। बल्दिया वालों की गाड़ियाँ आती हैं, बल्दिया वाले एफर्ट कर रहे हैं, इस तरह कश्मीर डस्टबिन सर्विस वाले एफर्ट कर रहे हैं, उनको दें। फिर भी नहीं तो बल्दिया वाले ने कुछ पॉइंट्स रख दिए, उन पॉइंट्स पे आप रखें ताकि वो बेचारे कोशिश करके उठा लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया, मैंने काफ़ी सब अच्छे शरीफ लोग बंदे, उनसे भी इंडायरेक्टली काफ़ी उनको मैसेज भी किए कि जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी, बल्दिया वालों के पास ट्रैक्टर काम में हैं, उनकी बहुत 4 या 5-6 ट्रैक्टर है। अब इतने शहर इतना फैल गया, वो 4 ट्रैक्टर काफ़ी नहीं, वो भी मशीनरी पूरी तरह मेंटेनेंस नहीं होती। कमिश्नर साहब सुना है बड़े एक्टिव हैं, DC साहब एक्टिव हैं, और बल्दिया के चेयरमैन भी शरीफ बंदा है, एक्टिव है, और उनके सुपरवाइज़र शिराज वगैरह भी एक्टिव है। मेरा ख्याल है इन लोगों को इस बार मिल के ऐसा प्लान करना चाहिए कि सेम डे जितनी लाशें उठा दें, अगर पठानों के साथ ठेका करना पड़ता है ठेका भी करें, 10 पठानों के साथ 10 ट्यूबवेल ट्रैक्टर एक दिन के लिए ठेके पे ले लें। पठान आपके शहर का वैसे ही ना आधा कूड़ा उठा के ले जाते हैं, जी जी, ऐसे उन्हीं को ठेका दे, सारी लाशें और ये उठा दे, और इससे क्या होगा, आपका जो पानी कंटेमिनेट होता है तो वो भी वो बच जाएगा। नाली में पड़ी होती हैं, वहीं से पाइप गुजर रहे हैं, मक्खियाँ आएंगी, मतलब हर वो काम, हर वो बीमारी जिसको हम रोक सकते हैं, इससे रोक सकते हैं। क्या समझते हैं आप डॉक्टर साहब कि ये लाशों के से तफन फैलने से डेंगू वायरस भी पैदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ना, जहाँ थोड़ा सा पानी खड़ा होगा मच्छर होगा, मच्छर से डेंगू के चांसेस बढ़ गए, मतलब हेपेटाइटिस के चांसेस बढ़ गए, टाइफाइड के चांसेस बढ़ गए, मतलब और सांस की बीमारी तफन फैलेगा, सांस की बीमारी के चांसेस बढ़ गए, गैस्ट्रोइंटाइटिस बढ़ गया, आपके कॉलरा की चांस बढ़ गई, सारी बीमारियाँ मिल जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। मेरा ख्याल है बल्दिया वाले भी एफर्ट कर रहे, लोगों को भी मिल के करना चाहिए, जिस तरह मीर अब्दुर्रहमान ट्रस्ट है, कश्मीर ट्रस्ट है, वो कर रहे हैं। बल्कि मैं तो डिप्टी कमिश्नर साहब से और म्यूनसिपल कमेटी के कॉर्पोरेशन के चेयरमैन चौधरी गुलाम यासीन, ये बड़ा एनर्जेटिक बंदे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको 10 ट्रैक्टर भी किराए पर लेने पड़ते हैं ना, पठानों के साथ ठेका कर लें, तक लाशें नज़र नहीं आने। ये बैंक स्क्वायर के सामने पड़ी हैं, नांगी में पड़ी हैं, F1 में पड़ी है, मेन रोड पे लाशें पड़ी होती हैं, और इसका एक किया कि ठेका करके ना उठाए और इनको दूर की ना प्रॉपर तरीके से किया जाए। डॉक्टर साहब, आजकल हमने देखा है कि मुल्क के एक सूबे में डेंगू वायरस ने फिर से जो है वो सर उठा लिया है, तो चूँकि जिक्र इसका हो गया, तो सर थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताएंगे कि जो डेंगू फीवर है इसकी जनरल अलामात क्या हैं और इससे कैसे इससे बचा जा सकता है? पहली बात तो कि हमें जहाँ भी पानी खड़ा होता है ना, उसको पानी को खड़ा ना होने दें, मतलब आपके टायर दें, आपके घरों में गमले हैं, बाल्टियों में ये थोड़ा फ्रेश पानी में ऐसे पहले तो है उसको आप करें। उसके बाद जब हो गया, फिर आता है फीवर है 3-4 दिन से नहीं हो रहा, हेडेक है, बॉडी एक है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसको निशान पड़े, हॉस्पिटल में आप नहीं जाते। हॉस्पिटल सिंपल मैं एक टेस्ट कराता हूँ, ब्लड CP, उसमें आपको पता चल जाएगा TLC कम है, प्लेटलेट कम है या नहीं। ये 2 अगर आपके कम हो गए, फिर आपका अगला सस्पिशन डेंगू पे चला जाना चाहिए।
ऐसे ही या मलेरिया पे। जो मलेरिया थोड़ा डिफरेंट है, मलेरिया की डेफिनेटली जिसको बुखार होता है हम दवाइयाँ दे देते। फिर डेंगू की सिरोलॉजी आपको बेसिकली डेंगू की ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक है जी जी, तो उसको एक्सेलरेट कर लें, लेकिन पहले ये ब्लड सीपी कम अज कम मैं सब डॉक्टर से भी कहूँगा, पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी कहूँगा, लोगों को भी अगर और कुछ भी नहीं करवाते ब्लड सीपी करा लो, उससे TLC और प्लेटलेट काउंट कम होगी डेंगू में, एक तो एक चीज़ क्लियर होगी जी जी, बाद में तो बाकी कम्प्लिकेशन डेवलप होंगे देखा जाएगा, पहले तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये डेंगू है या नहीं है। जी जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ईद के दिन हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे बहुत से लोग आज ईद वाले दिन भी हमें देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी जो एक रूटीन लाइफ है, सुबह से शाम तक आप मरीज़ देखते हैं, तो आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हमारे देखने वालों को बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं? सही बात है। सबसे पहले हम सुबह सारे नमाज के बाद हमारे यहाँ एक फैमिली ट्रेडिशन है, सारे एक जगह 5-6 मिल के सारे एक ही जगह दुआ करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसके बाद कपड़े पहन के नमाज के लिए चले जाते हैं, नमाज पढ़ के गले मिल के आके फिर वो जो आते ना हमारे साहब, हमने उनको कहा होता है हम लोग एक ही जगह में ना वो कुर्बानी करते हैं, पुराने कपड़े पहन के। वो ईद वाले दिन तो सारा उसी में गुजर जाता है। और इसी में डॉक्टर साहब आपने जा, इसी से मैं एक चीज़ लोगों से ये भी अपील करूँगा कि खुदारा जो कुर्बानी दे रहे होते हैं वो बेचारे देने की नीयत से कुर्बानी कर रहे होते हैं, आप उनको एट टाइम इतने बच्चे दूसरे लोग आ जाते हैं, वहाँ एक हमला करने की तो कैफियत बन जाती है, उनको एम्बेरस ना करें, उस कोई ऐसी बात उनके मुंह से ना निकल जाए। जी जी, गोश्त तकसीम करने पहले, गोश्त तकसीम करने से पहले मजबूर हो जाते हैं। जी जी, बच्चे छोटे छोटे एक ही करके छलांगे लगा के 10-10 आ रहे, कहानी ना करें, जिसने भी कुर्बानी करनी है वो देने के लिए कर रहा है। जी जी, ऐसे ही। तो थोड़ा सा उसको बेचारे को ये मौका दें, वो आपको गोश्त आपके सामने अच्छी तरह तकसीम कर सके। जी जी, बाकी सारा दिन पहला दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है डॉक्टर साहब। शाम को उठते हैं तो शाम को रूटीन यही है, मतलब मैं खुद चूँकि बीफ भी खाता हूँ और छोटा भी, और पहला दिन तो शौकिया में खाता हूँ, और वही मेरी ट्रेडिशन है कि मैंने खाना, लेकिन वो फैमिली ट्रेडिशन सारे बैठ के मूड में खाते हैं, फैमिली सारी इकट्ठी होती है, तो फिर दूसरे दिन रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। जी जी, वो भी है। डॉक्टर साहब आखिरी जरा कोई गलबात हो जाए अपनी ज़बान भी थोड़ी जी, असां समझने हैं कि ईद ना जड़ा ये अज प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग असाने कोई तकन लगे हो सन घरां च, कुछ बुजुर्ग भी हो सन, ज़ईफ़ लोग भी जेड़े शायद उर्दू ज़बान जड़ी है उसकी देखते रहे हो सन, लेकिन चलो शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा समझ ना आ रही है, तो असा चलो पहाड़ी ज़बान भी को अपनी गल की जाए ताकि कुछ एक चलो इसने बड़ी एक मुसरत भी है, खुशी भी होनी है पहाड़ी ज़बान बोलने जो और पहाड़ी सुनने भी, तो डॉक्टर साहब कोई गल्लां असां पहाड़ी ज़बान भी करने हैं। डॉक्टर साहब मैं पहले बड़ी खुशी हुई है ना, तो अपनी ज़बान की गल की है, ये पहाड़ी ज़बान ना जी साड़ी मीरपुरी, इसमें गुजरखानी भी शामिल है, जी जी, पटवारी शामिल है, इसमें पंजाबी उर्दू सारी शामिल होगी, और ये बड़ी मिठी ज़बान बन गई है। जी जी बिल्कुल। तो ना तुसी कोई बंदा जा रहे हो उन्होंने माड़ी जानी हो कुदर जुले हो, जी जी जी, और इससे बड़ा मज़ा आता, और सही गल पूछो जेड़ा असी अपने दिल जरा अपने लफ्ज़ अदा करें ना, अपना सही मतलब जरा उस मतलब इस ज़बान ही कह सकते हैं। जी जी जी, असी उर्दू के लफाज सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये ज़बान इतनी मिठी है, और खासकर मीरपुरी ज़बान तो पता है, जिथे असी जाइए लोग सानू अपनी ज़बान तो पहचान लेंदे ने, तुसीं मीरपुरों आए हो, असीं कहते हाँ जी मीरपुरों है। ईद का मौका है, ईद के मौके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ संगियां ਨੂੰ दोस्तां ਨੂੰ ते सारे कश्मीरियां ਨੂੰ सारे अहले पाकिस्तान ਨੂੰ सारे मुसलमानों ਨੂੰ ईद मुबारक भी देना नाल एक में जरूर ऐसा इस मौके ते असा उन्होंने मजलूम कश्मीरी भी नहीं भुलना चाहिए, जो मकबूजा कश्मीर असा नहीं जंग लड़ रहे, जी जी, उन्हें भी नहीं भुलना चाहिए जो बर्मा असा नहीं जंग लड़ रहे, जी जी, उन्हें भी नहीं भुलना चाहिए जो फलस्तीन जंग लड़ रहे, उन्हें भी नहीं भुलना चाहिए जो होर मुसलमानों ने मुल्क जिसे बदअमनी है, इराक है, शाम है, यमन, कि कोई ऐसा तरीका निकले ये सारे मुसलमान अमन पसंद हो जान, आपस मिली जुली दे रहो, छोटिया मोटिया गल्लां की दरगुजर कर, तो इस मौके से मैं फ़ायदा उठाने हूँ हुकूमत सऊदीया की भी अपील करता कि
कि मुसलमान सारे नजर तो संदा तो अज इन दिनों बर्मे ने मुसलमानों ने बड़ी ज्यादती और जुल्म हुई उन्हें की कटिया जाई रहा कप्या जाई रहा उन्हें नस्ल खत्म की जाई रही है तो तुसा इस्लामी ताज ने बनाया तो असा ही भर्ती कर लो असा और कोई नहीं डंडे बंदूक दो असं जाके लड़ने भी तैयार हाँ तो को पैसे भी नहीं मंगा कुछ नहीं मंगा तुम्हारे बगैर लड़ने तैयार हाँ कि ये मुसलमानों के करो मतलब ये मुसलमान उम्मा जी है इस वक्त तनदली ने शिकार है परेशानी ने शिकार है ये उम्र तो असी सब कुछ हासिल लेकिन हूँ असी पिछे जा रहे हैं बाकी डॉक्टर साहब तुम भी जानते हो मैं असी मौत तो डरना लेनी हाँ कोई मुल्क बेशक सानू धमकियां देता रहे असी डरने वाले ही नहीं हाँ असू पता है कि अगर मुल्क की खातर मर गए तो शहीद हाँ तुम तो असी डरने वाले है ही नहीं है कश्मीर से डरने वाले है ही नहीं वो तो रोज ही शहीद हो रहे हैं तो मैं इस मौके तो यह है कि असा सारे ही अपनी दुआ अपनी नमाजा अपने हर काम उन्हें कश्मीर भी याद रखना जिन्हें जे असा कुर्बानी दे रहे हैं डॉक्टर साहब मैं कई बार एक गल बहुत दफ़ा कही है लोगों को मेरे वालदैन ने मैंने दसिया वालद साहब ने दसिया कि जो कुछ होता हिंदू लै जाते अगर ये मुल्क ना होंदा जो बड़े बड़े लीडर बने ना मैं अल्फन कहना ये फतू राम से नथू राम होंगे और हिंदुओं के अगे हथ बंद के खड़े होंगे जी सही बिल्कुल कोई लीडर ना होंदा ये मुल्क ना होंदा लीडर भी ना होंगे ये सारे नथू राम से फतू राम बने होंगे और उन्होंने दरवाजे के बाहर खलते होंगे इस मुल्क ने कदर करनी है जी बिल्कुल ये मुल्क थोड़ा तो मेरा जी असा कदर और असा अपने आने नस्ल की नौजवान कुछ ना कुछ दे के जाना चाहिए मैं कहना अगर तुम इतनी भी कंट्रीब्यूशन करोगे ना वो भी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की कुछ ना कुछ दो ये खुदा रहा इस मुल्क के खिलाफ ना बोलो जी डॉक्टर साहब तुसा इस जिला पहाड़ी के गल की तो तुसा सब तो पहले गल की भाई पहाड़ी जुबान जी है बड़ी मिठी जुबान है तो तुसा कह समझते हो कि पहाड़ी जुबान बोलने नाल बंदे ने अंदर मिठास भी ज़्यादा हो जानी है बहुत मिठास तो क्या ये जी मिठास है अगर पहाड़ी जुबान ही बोली जाए प्यार मोहब्बत भी वध है तो इस नाल कोई दिल दी बीमारियां भी घटी सकनियां बिल्कुल जी डॉक्टर साहब जो मिठी लहजे नाल बोलोगे पहाड़ी जुबान अपने हमारे दोस्तों कुदर जुलो क्या करने हो वो ना चा पीसो डॉक्टर साहब इससे आधा तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है आपके ऊपर जो दबाव है आप कहाँ जा रहे हो मुँह टेढ़ा टेढ़ा करके बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि उर्दू साड़ी जबान नहीं है असी बोलते तो हाँ असी वो फिक्रे अदा नहीं कर सकते जिन्हें सू अदा करने की उर्दू साड़ी अपनी कौमी जबान है असी इनकार नहीं लेकिन मीरपुरी जबान भी असू जिथे बैठे हो इसे भी 2-4 मिनट असू देने चाहिए जी कि ये भुलना नहीं चाहिए जी नाजरीन आप देख रहे थे डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब हमारे साथ थे बहुत सारे हमने दिल के अमराज और जनरल कुछ इश्यूज़ पर हमने डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने ये जो ईद के इन दिनों में जो सबसे बड़ा इशू होता है कि गली महलों में जो आलाइशें मौजूद होती हैं उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बड़ी गुफ्तगू की और साथ साथ उन्होंने इंतज़ामिया को और बिलखसूस जो हमारा बल्दिया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको भी उन्होंने कुछ एडवाइस किया कि इनको कैसे जल्दी से तलफ़ किया जा सकता है और साथ साथ डॉक्टर साहब ने अपनी सारी गुफ्तगू में जो जिस बात पे ज़्यादा ज़ोर दिया वो यही दिया कि दिल के जितने अमराज हैं उनसे बचने का जो एक वाहिद हल है वो यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको चलना चाहिए और खाने पीने में जो एहतियात है वो ज़रूरी है और बर वक्त जो है अपना मेडिकल चेकअप होना चाहिए आपके सारे टेस्ट होने चाहिए ताकि दिल के आर्ज़े में मुबतला जो अफराद हैं उन्हें इनिशली स्टेज पर ही जो है वो उसका पता चल जाए ताकि वो मेडिसिन के इस्तेमाल से वो सेहतियाब हो सकें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज आप ईद के दिन हमारे साथ रहे और हमारे बहुत से लोगों ने आपको देखा और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर हम फिर से इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह इस मौजू पर हम मज़ीद इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम का भी शुक्रिया। नाजरीन इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा मैं डॉक्टर अमजद अंसारी प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन के साथ फिर इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम के साथ अपने किसी और बहुत ही अच्छे डॉक्टर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपकी सेहत और आपके बारे में बहुत सी हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।